तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, हिजाब पहनने का किया खुलकर समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा में भाजपा को लगा बड़ा झटका, 1000 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 25 मार्च को यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को भेजा गया है न्योता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत के कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना मोदी सरकार को पड़ा भारी। हिजाब प्रतिबंध पर बांग्लादेश के मुसलमानों ने मंदिर पर किया हमला, मंदिर की मूर्ति में की तोड़फोड़, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात के बाद कर्नाटक के स्कूलों में भी सिलेबस का हिस्सा होगी भगवत गीता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, जहां होली का रंग खेला जाए उन जगहों पर ना जाए मुसलमान, नहीं तो हो सकते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार में भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और हेट स्पीच बढ़ी है। आगे तुर्की ने कहा है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद से उन कट्टरपंथी लोगों को बल मिला है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आगे तुर्की ने कहा है कि विपक्षी दल और आलोचक भाजपा सरकार पर केंद्र और राज्य स्तर पर धार्मिक मुसलमानों के साथ भेदभाव करने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हैं। मोदी अपने इस रिकॉर्ड का बचाव करते हैं और कहते हैं कि उनकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों से सभी भारतीयों को फायदा होता है। इससे पहले भी पाकिस्तान सहित दुनिया भर के देशों ने हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। यहां तक कि अमेरिका ने भी मोदी सरकार को फटकार लगाई थी। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक में इतना सब कुछ होने के बाद भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर मुस्लिम छात्राओं के स्कूल में रोक लगा दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे हरियाणा में बीजेपी के 1000 नेता। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपना दायरा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों को छोड़कर कई लोग शामिल हुए थे। अब चर्चा तेज हो गई कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है। खबर आ रही कि भाजपा के दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन हरियाणा में थाम सकते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के आप में शामिल होने की अटकलों पर भी प्रतिक्रिया दी, साथ ही बजट को लेकर भी रुख साफ किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका आम आदमी पार्टी देने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के कर्नाटक में हिजाब बैन करना मोदी सरकार को पड़ा भारी। कर्नाटक में मुसलमानों ने बदला लेने के लिए मंदिर पर किया हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर बैन लगा दिया और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसका समर्थन किया। मैं आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर बैन लगाना भाजपा को भारी पड़ गया और बांग्लादेश से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर बांग्लादेश में एक मंदिर पर हमला कर दिया गया है। बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन मंदिर में यह हमला किया गया है। भीड़ ने मूर्तियों को तोड़ दिया है और कई लोगों को जख्मी भी किया है। भैया आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि भारत में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर बांग्लादेश के मुसलमान भारत की मोदी सरकार से नाराज हैं और इसी को लेकर उन्होंने मंदिर पर हमला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बांग्लादेश से मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 25 मार्च को यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को भेजा जाएगा न्योता। जी दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार 25 मार्च को शपथ लेंगे। 25 मार्च को शाम 4 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत विपक्षी नेताओं को भी न्योता दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलावा भेजा जाएगा। इसके अलावा कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण में आने के लिए बुलावा
भेजे जाने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए 200 वीवीआईपी अतिथियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, जहां रंग खेला जा रहा हो उन जगहों पर ना जाएं मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बड़ा बयान आज होली को लेकर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि रंग के दौरान मुस्लिम समाज के लोग उन इलाके में जाने से परहेज करें जहां होली खेली जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि जहां पर होली खेली जा रही है, खास तौर पर मुसलमानों से मेरी अपील है कि वे जहां पर रंग डाला जा रहा है वहां पर ना जाएं और अपने घरों में रंग के समय रहें। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर आप जहां पर रंग डाला गया वहां पर जाओगे तो आप पे भी रंग डाला जाएगा और उसके बाद विवाद हो सकता है और हिंदू मुस्लिम के दंगे हो सकते हैं। इसलिए मुसलमान जब भारत में रंग डाला जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी रंग डाला जाए उन जगहों पर मुसलमान ना जाएं और अपने घर रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर नीतीश कुमार पर बरसी राबड़ी देवी, कहा फिल्म देखने से पेट नहीं भरता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए इस कदम की तुलना भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने से की है। बिहार विधान परिषद परिसर में बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये टिप्पणी की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर भी तंज कसा है कि गोधरा में ट्रेन जलने के बाद गुजरात में हुए दंगों पर भी फिल्म बनाई जानी चाहिए, उसमें हजारों मुसलमानों को मारा गया, सिर्फ कश्मीर के हिंदुओं को ही ऐसी फिल्म क्यों बनाई जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने साथ ही कहा है कि फिल्म देखने से पेट नहीं भरता है, जनता का पेट तो और कामों से भरता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात के बाद अब कर्नाटक के स्कूलों में भी सिलेबस का हिस्सा होगी भगवत गीता। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 6ठी से 12वीं कक्षा तक भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी ऐसा कर सकती है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शुक्रवार को इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसको लेकर एक कमेटी बनेगी और उसकी सिफारिश के आधार पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने अगले सत्र से स्कूल के सिलेबस में गीता को शामिल करने की संभावना भी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि स्कूलों में मोरल साइंस का पढ़ाया जाना जरूरी है, लेकिन इसे कुछ सालों से छोड़ दिया गया है। कई माता पिता महसूस करते हैं कि स्कूली शिक्षा में ये भी होना चाहिए, हम भविष्य में इसको लाने की सोच रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से जो है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने के लिए किस तरह से बीजेपी शासित राज्य अब जो है सिलेबस में पढ़ाई लिखाई में भी भगवत गीता यानी हिंदू धर्म को ला रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सैफई में मुलायम परिवार ने जमकर उड़ाया रंग, अखिलेश सिब्बाल ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। यह दोस्तों आपको बता दें कि होली के पर्व पर आम से लेकर खास हर कोई खुशियों के रंग में नजर आ रहा है। इस मौके पर मुलायम परिवार ने भी जमकर गुलाल उड़ाया और पूरे परिवार के साथ सैफई में होली खेली है। होली के मौके पर सैफई में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, फिर सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं अखिलेश यादव ने पुत्र धर्मपाल का पालन करते हुए पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। भैया आपको बता दें कि मुलायम परिवार ने होली के मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ भी जमकर होली खेली है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवार के साथ होली खेलने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने यूके से मिलाया हाथ, राजनीतिक साझेदारी परिषद बनाने पर सहमति। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दोनों देशों की सरकार के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। अपनी बात के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के अवसर पर चर्चा की है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन के घटनाक्रम और उनके समाधान के प्रयास सहित साझा हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की भी समीक्षा की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उपचुनाव के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को लिया आड़े हाथ, कहीं बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के दौरान आसनसोल लोकसभा सीट और वालीगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराने पर
बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि इसकी वजह से परीक्षा पुनर्निर्धारित करनी पड़ी है। उन्होंने आयोग पर भाजपा के लिए काम करने और उपचुनाव की तारीख की घोषणा करने के दौरान राज्य की बोर्ड की परीक्षा पर विचार नहीं करने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने कहा है कि 2 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब 27 अप्रैल को समाप्त होगी। उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि 12 अप्रैल को उपचुनाव होगा, जबकि मतों की गिनती 16 अप्रैल को होगी। बनर्जी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग उपचुनाव को महत्व नहीं देता है और भाजपा के लिए काम करता है। उपचुनाव की घोषणा हो गई है और जल्दी केंद्रीय बलों का आना शुरू हो जाएगा। वे कई स्कूलों की इमारत में रहेंगे जहां पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें से कई शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल उच्चतम माध्यमिक परिषद केंद्र के तौर पर होना है। ऐसे में हमें परीक्षा के लिए फिर से काम करना होगा। मैं विद्यार्थी और अभिभावकों से माफी मांगती हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर